हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का व्याकरण का एक टॉपिक जो है वर्णमाला। ठीक है। तो नीचे एक वर्ण तालिका दी है हमें जिसमें स्वर और व्यंजनों को बांट रखा है। तो जो स्वर होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हमारे वो स्वर आते हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, और दीर्घ स्वर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो बड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है। इसमें मैं आपको एक सटीक सी परिभाषा ना बताते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो जो हस्सोसर होते हैं वो होते हैं अ ई उ री, यानी जो हस्सोसर चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हस्सोसर बोला मैंने जिसको बोलने में कम टाइम लगता है, यानी क्या होंगे, वो छोटे होंगे। दीर्घ स्वर यानी हस्सोसर के जो बोलने में जब दुगना टाइम लगेगा उसको दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, यानी जितना हस्सोसर को बोलने में टाइम लगा उससे दुगना, यानी आ ई उ ए ओ औ औ ओ औ। ठीक है, यानी सात। तो हस्सोसर हमारे चार हो गए और दीर्घ स्वर सात हो गए। ठीक है। और व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों को हमारा देखा है तो पांच प्रकार से बांटा है हमने। स्पर्शी व्यंजन, अंत्येष्टि व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 27 होते हैं टोटल। ठीक है, और इसमें पांच वर्ग आते हैं। क से लेके प तक पांच वर्ग आते हैं। क च ट त प, ऐसे याद करा होगा आपने। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे करके। तो क से लेके प तक पांच वर्ग आते हैं। तो पाँच मल्टीप्लाई पाँच है 25 हो गया ये। और दो जो हो गए डॉ डॉ, ये हो गए दो। ठीक है, तो 25 प्लस दो 27 हो गया। ठीक है। अंत्येष्टि व्यंजन, तो अंत्येष्टि व्यंजन हमारे चार होते हैं, य र ल व। और ऊष्मी व्यंजन हमारे होते हैं स स स ह, ये भी चार हैं। और आगत व्यंजन इंपॉर्टेंट है, आगत व्यंजन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ज और प, और याद रहे ज और प में नीचे बिंदा रहेगा। ठीक है, तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो दो होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है चार। ठीक है, श त्र ज्ञ और श। तो ये सवाल भी बनता है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है वो किस किस से बना होता है, तो वो आगे देखेंगे आपको। अभी ये देख लेते हैं। स्वरों की संख्या देखा जाए तो 11 होती है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या होती है 41। और अगर टोटल वर्ण पूछे तो 52 यानी 52 होते हैं। नोट, डॉ ढ उच्चित और जॉ फॉ विदेशी है। ठीक है, विदेशी व्यंजन नहीं है हमारे, जॉ और फॉ। अगला देख लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो स्वरों का जो वर्गीकरण करते हुए उनको उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो वर्ण का नाम और उच्चारण स्थान देख दिया गया है, देख लेते हैं। कंठ है, जो कंठ से बोले जाते हैं अ आ, और जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में बांटा है इसको। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमारे अ ई उ री, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ करके बता दिया है। आगे देख लेते हैं। तो तालव्य होता है, यानी ताल मुंह के भीतर की छत का पिछला हिस्सा लगता भाग टच करता है इसमें। ठीक है, तो जो हमारे तालव्य होते हैं वो होते हैं ई और ई, यानी छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है, और निरानासिक या मौखिक स्वर जो होते हैं वो होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, निरानासिक या मौखिक स्वर कौन से होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, वो है अ आ। और अनुनासिक स्वर होते हैं अंक ह। इंपॉर्टेंट है, अनुनासिक स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो अंक और अह अनु सॉरी अ और आ अनुनासिक स्वर है, और याद रहेगी चंद्रमा का बिंदा रहेगा उस पर। ठीक है, कंठे से बोले जाएंगे ये। और तालु की बात करते हैं, तो तालु की हमने बता दिया, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग स्पर्श करता है इसको। और जो ह्रस्व स्वर आते हैं तालव्य में वो है ई, और दीर्घ स्वर में आएंगे तालव्य वाले बड़ी ई। और निरनाशिक या मौखिक जो ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं, उसमें आएंगे छोटा ई। ठीक है, और अनुनासिक स्वर में आएगा ई, और ध्यान रहे चंद्रमा का बिंदा लगा होगा। मूर्धन्य की बात करते हैं, मुंह के भीतर का अगला भाग इसको स्पर्श करेगा, और कंठ प्लस तालु से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंठ तालव्य। तो और ओष्ठकंठ, ओष्ठकंठ होता है कंठोष्ठ। तो जो मूर्धन्य से बोला जाता है वो री बोला जाता है। ठीक है, री जब हम अ आ ई पढ़ते हैं तो री मध्य में आता है ना, तो इसको हमें मध्य से आता है तो मध्य में मूर्धन्य ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो अन्य है जो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं ए ऐ, और कंठोष्ठीय बोले जाते हैं ओ। ठीक है, और ओष्ठ, ओष्ठ यानी ऊंट। तो ओष्ठ में जो आते हैं ह्रस्व स्वर में वो है उ, और ओष्ठ में जो आता है दीर्घ स्वर में वो हो जाएगा बड़ा ऊ। आगे देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। तो जिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम स्वर कहेंगे। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको वो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, उसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर हैं, तो ह्रस्व स्वर मैं बता चुका हूँ अ ई उ री।
और जो मूल स्वर होंगे मतलब जिनका निर्माण जो किसी अन्य स्वर से मिलके नहीं बना होगा, ठीक है, किसी विजातीय स्वर से, तो अ ई उ री हो जाएंगे मूल स्वर, और दीर्घ स्वर होंगे आ ई उ ए ऐ ओ औ। और दीर्घ स्वरों की मैं संख्या बता चुका हूँ आपको, 7 है। आगस्वर है आ, ठीक है, और चंद्रमा का बिंदा रहेगा ऊपर। और अग्रस्वर होंगे ई ए आई, मध्य स्वर अ हो जाएगा। पश्च स्वर होंगे आ उ ओ औ आ, और संवृत स्वर ई और उ होगा। अर्ध संवृत स्वर होगा, यानी अर्ध संवृत स्वर होता है जिसमें हमारा मुंह आधा खुलता है, ठीक है, और संवृत स्वर जिसमें पूरा मुंह खुलता है। तो अर्ध संवृत स्वर हो जाएगा ई उ। विवृत स्वर आ ए ओ। अर्धविवृत स्वर ए अ ओ आ। व्यंजनों की संख्या दिखाया जाए तो 41 होती है, ठीक है, 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 27, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क से प वर्ग तक 25 होंगे, और 2 होंगे हमारे ड। अंत्येष्टि व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अगला देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो हमने अभी स्वर पढ़े थे, अब व्यंजन देख लेते हैं। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ तालव्य वश्य दंत ओष्ठ मूर्धन्य स्वर इंद्रिय और उच्चित। तो देख लेते हैं उच्चारण स्थान। कंठ से हमारे बोले जाते हैं क ख ग घ, ठीक है। पहला वर्ग जो आता है हमारा वो होता है कंठ से, ठीक है। दूसरा वर्ग होता है तालु से, ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरा वर्ग होता है हमारा मूर्धन्य से, ठीक है। चौथा वर्ग होता है दंत से, और पांचवा वर्ग होता है ओष्ठ से। शायद पांचवें वर्ग तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ ऐसे याद कर सकते हैं। और क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग ऐसे याद कर सकते हैं। तो इससे आगे देख लेते हैं तालव्य से। तो जो तालव्य से आएंगे वो आएंगे स और य, ठीक है। अभी अगर आपको अघोष सघोष में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो अभी आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, अघोष और सघोष में डिफरेंस कैसे करते हैं, तो आपको वहाँ से लगाने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। अभी आप इसको छोड़िए, अभी ये ध्यान दीजिए कि उच्चारण स्थान किसका कहाँ पे है। तो तालव्य जो हो जाएगा हमारा स और य हो जाएगा। वत्सर्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स और र। दंत्योष्ट हो जाएगा हमारा वो। मूर्धन्य जो मूर्धन्य हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है, यानी भीतर की छत का अगला भाग, 100 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं शौर्यंत्रिय हो जाएगा ह। उत्क्षिप्त हो जाएगा ड। आगत ग्रह्य ध्वनिया, तो आगत ग्रह्य ध्वनिया क स्पर्शी और ख ग घ ज फ, ख ग ज और फ उसमें संघर्षी होंगे, ठीक है। अयोगवा क्या कौन से होते हैं हमारे, और अनुस्वर और विसर्ग। आप देख सकते हैं अनुस्वर का साइन और विसर्ग का साइन, ठीक है। आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2, बता चुका हूँ ये। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, ठीक है। श त्र ज्ञ और श। क वर्ग की ध्वनिया है, तो क वर्ग में कितने आएंगे, 5 आएंगे शुरू के, ठीक है। क ख ग घ ङ। वैसे ही च वर्ग में 5 आएंगे, ट वर्ग में 5 आएंगे, और त वर्ग में 5 आएंगे, और प वर्ग में 5 आएंगे, ठीक है। तब 25 होंगे ये। क से लेके प तक 25 होंगे, और 5 वर्ग होंगे। और प्रत्येक वर्ग में 5 हमारे प्रत्येक वर्ग में जो हमारे 5 के आएंगे व्यंजन आएंगे, ठीक है। अर्धस्वर अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं य र ल व, और अर्धस्वर होता है य और वो। इंपॉर्टेंट है, कई बार बन चुका है, ठीक है। लुंठित व्यंजन है, तो जो लुंठित व्यंजन होता है र होता है। पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा हमारा ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स ह, ठीक है। इनको बोलने में क्या लग रही है, ऊष्मा ज्यादा लग रही है ना, तो स ह ये हमारे क्या होंगे, ऊष्मी संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, तो हमारे जो उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे ट ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि अघोष और सघोष में डिफरेंस कैसे करना है, तो जो अघोष व्यंजन होते हैं क्या होते हैं, पहले जो हमारा प्रत्येक वर्ग होता है, जैसे हमने बताया था क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, यानी जो प्रत्येक जो वर्ग होगा उसमें क्या होगा, पहला और जो दूसरा वर्ग होगा वो क्या होंगे, अघोष होंगे, ठीक है। यानी पहला और जो दूसरा वर्ण अघोष होंगे। तो जैसे क वर्ग में अगर हमने कहा कि पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा हमारा, अघोष होगा, तो क और ख आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन दिए होंगे क ग घ और ङ। तो हमारा जो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा आने वाला, ठीक है। यानी क हो जाएगा, क और ख क्या हो जाएंगे हमारे, अघोष हो जाएंगे। तथा फ स और स हो जाएंगे हमारे क्या, अघोष। और सघोष की बात करते हैं, तो सघोष हमारे होंगे प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे और पंचम, यानी एक वर्ग में 5 हमारे वर्ण होते हैं। तो जब पहला और दूसरा वर्ण हमारा हो गया अघोष, तो बाकी जो बचे तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सघोष, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम अपने स्वर पढ़ते हैं तो अ पहले आता है ना, यानी पहले नंबर पे अ आ जाएगा, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा।
और जो बाकी बचे तीसरा, चौथा, पांचवा वो क्या हो जाएंगे, सगोस हो जाएंगे। तो हमारे जो प्रत्येक वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, सगोस हो जाएगा। और ट ड ज य र ल व ह, यानी हमारे जो य र ल व हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, और ट ड ज ये होंगे क्या, सगोस। तो सगोस ही हो जाएंगे। एवं सभी जो जो सभी स्वर आते हैं यानी, ठीक है, अ आ इ उ री ये सब क्या होंगे हमारे, ये सभी सगोस हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी क्या है, सगोस हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ये भी है। तो जो अल्पप्राण होता है और महाप्राण होता है, तो जो अल्पप्राण है हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, उसके बाद गैप किया, दूसरे को छोड़ा, फिर तीसरा, फिर तीसरे को, फिर तीसरे के बाद चौथे को छोड़ा, और फिर पांचवा, ठीक है, यानी 1 3 5 हमारे क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। अल्पप्राण होगा 1 3 5। और अंत्येष्टि वर्ण, दो अंत्येष्टि वर्ण और ऊष्म व्यंजन में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, अंत्येष्टि वर्ण और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो हमारा अल्पपुराण है वो प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 और हमारा अंत्येष्टि हो गया, ठीक है, यानी 1 3 5। अगर हम देखें तो क वर्ग है, क वर्ग में हमारा 1 3 5 क्या आएगा, पहला आएगा क, दूसरा आएगा ग, और पांचवा हमारा आएगा ङ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। और अंत्येष्टि व्यंजन, अंत्येष्टि व्यंजन में कौन से बताया आपको, अंत्येष्टि व्यंजन हो जाएंगे य र ल व, ठीक है। अंत्येष्टि व्यंजन य र ल व होता है, और ऊष्म व्यंजन होता है जिनको बोलने में हमारी ज्यादा उसमें लगती है, यानी स स स और ह, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो इसको समझते हुए चलना है। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो एक बार ऊपर से वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। जब मैंने क्या बताया था आपको, अंत्येष्टि व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में डिफरेंस बता चुका हूँ पीछे। तो अंत्येष्टि व्यंजन हो गया हमारा य र ल व, और ऊष्म व्यंजन हो गया स स स ह। तो अल्पविराम देख लिया है, अब महाविराम देख लेते हैं, ठीक है, अल्पप्राण देख लिया, सॉरी, अब महाप्राण देख लेते हैं। तो जैसे कि अल्पप्राण में क्या हो गया था, अल्पप्राण में हमारा क्या हो गया था, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 वर्ण और अंत्येष्टि हो गया था। वैसे महाप्राण में क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा बचा ना, जब हम वर्णों को हमने बांटा था, प्रत्येक वर्ण में कितने कितने, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण थे, 5 वर्ण थे ना। तो 5 वर्ण थे, तो 1 3 5 हो गया हमारा क्या, अल्पप्राण। तो महाप्राण के लिए कितना बचा, 2 और 4 महाप्राण के लिए बच गया, ठीक है। और हमारे ऊष्म व्यंजन बच गए। तो 2 और 4 में क्या क्या आएगा, जैसे क है, ख आ गया दूसरे में, ठीक है, ग घ आ गया चौथे में, यानी दूसरा और जो हमारा चौथा हो गया वो क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और ऊष्म वर्ण, जो ऊष्म वर्ण मैंने, ऊष्म वर्ण क्या बताया मैंने आपको, स स स और ह, ये क्या आ गए, महाप्राण में आ गया, ठीक है। तो अल्पप्राण और महाप्राण में आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा शायद। तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो एक बार पीछे रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। तो नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन है हमारे, तो नासिक व्यंजन में हमारे वे नासिक व्यंजन आते हैं जो कि जिनको क्या लगती है, बोलने में हमारी जो ध्वनि है, जो वायु हमारे नाक से यूज होती है, ठीक है। ढ और न, न म, ढ न म, ऐसे याद कर सकते हैं आपको। और कंठी व्यंजन, कंठ व्यंजन में बता ही चुका हूं आपको, कंठ तालु मूर्धन्य दंते, ऐसे करके तो आपको याद हो जाएंगे। पहले वर्ग को कंठ में लेंगे, दूसरे वर्ग को तालु में, फिर मूर्धन्य में, ऐसे, ठीक है। और स्वर देखेंगे तो मूर्धन्य में कौन सा आता है, बता चुका हूँ, री हमारे सेंटर में आता है, तो क्या आएगा, वो मूर्धन्य में आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। अनुप्रेक्षा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो जो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, ठीक है, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। स्वर्ण किसके योग से बना होता है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे स्वर्ण किसके योग से बना होता है, तो जो हमारा स्वर्ण बना होता है क और सौ, ठीक है, पेट कटा स्व है ये, और याद रहे कि दोनों क्या होंगे, आधे आधे होंगे, ठीक है, हलंत लगा होना जरूरी है। अगर हलंत लगा ना हो तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत उच्चारण की दृष्टि से हमारा टॉ नहीं होगा, ठीक है। तो दंत वर्ण में बता चुका हूँ आपको, क वर्ग कंठ हो गया, कंठ तालु मूर्धन्य दंत उष्ट, से याद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क वर्ण क्या है, कंठ है, ठीक है, वही आ गया ये सवाल। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, जो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको टुकड़े नहीं कर सकते हम उसे वर्ण कहेंगे हम, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है वो 11 होती है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, क ख, कंठ तालु मूर्धन्य दंत क ख ग घ ङ, ठीक है। कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य कौन कौन सी होगी, यानी जो कंठ और तालव्य दोनों से मिला है उससे होगी ए आई, ठीक है। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो जो अयोगवाह होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, अंक और रहो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी ये। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण हमारे कौन सा है? आप अगर मैं यहाँ से सवाल ये वन लाइनर टाइप का है तो इसको आप कितना पिक कर सकते हैं आपको देख लीजिएगा एक बार खुद को, ठीक है। जो अभी मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ ये आपको इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, तो कितना पिक कर पा रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। तो अयोगवाह वर्ण हो जाएंगे हमारे अंक और रहो। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष के लिए मैंने कौन सी परिभाषा बताई थी आपको, अ यानी कि बात है पहले में आता है ना, तो याद कीजिए अघोष के लिए क्या बताया था, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो गया, ठीक है, और महाप्राण हो जाएगा।
अगला देखते हैं। तो अघोष वर्ण श हो गया ना, और महाप्राण हो गया, ठीक है। अघोष क्या बताया था मैंने, पहला और दूसरा अघोष बताया था ना, और महाप्राण। अघोष और महाप्राण में डिफरेंस है, ठीक है। अघोष हो जाएगा पहला और दूसरा, और अल्पप्राण और महाप्राण है। तो महाप्राण हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। मुझे तो ये अच्छे से याद है, तब मैं आराम से डिफरेंस बता पा रहा हूँ। शायद आप इसको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो अघोष जो हो गया पहला और दूसरा हो जाएगा, और महाप्राण हो जाएगा दूसरा और चौथा। अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है दोनों। अगला देख लेते हैं। हिंदी की स्वध्वनि है, तो जो हिंदी की स्वध्वनि है तालव्य अघोष महाप्राण है, ठीक है। य और ल व किस प्रकार के व्यंजन है, तो य और ल व और स ह में डिफरेंस है। य और ल व हमारे अंत्येष्टि व्यंजन हो जाएंगे, और स ह में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी ज्यादा एनर्जी लग रही है हमारी, वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऊष्मा व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ, ञ, स, य। मूर्धन्य व्यंजन है ट, ढ, ड, ढ, ण, ट और श। दंत व्यंजन है, दंत व्यंजन है त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन है प, फ, ब, भ, म। दंत्योष्ठ व्यंजन हो जाएंगे व, और स्वरयंत्र व्यंजन हो जाएंगे ढ, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं बार बार, उम्मीद होगी आपको याद हो रहा होगा। आगे देख लेते हैं। विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का सीधे सीधे मतलब क्या होता है उसको बता देता हूँ मैं आपको। विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठीक है। यानी कहाँ कहीं पे हम अगर सेंटेंस में कहीं पे ठहरना हो, रुकना हो, उसे क्या कहेंगे, विराम चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। तो विराम चिन्ह को हम कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। एक बार मैं आपको ये परिभाषा बता देता हूँ। जिस तरह आप काम करते हुए समय समय पर क्या करते हैं, रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी क्या होता है, विराम की आवश्यकता हो, ठीक है। अतः विराम की आवश्यकता इसलिए होती है, अगर विराम चिन्ह ना लगाया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, और अगर हम इस पर विराम चिन्ह का प्रयोग करें, रोको मत जाने दो पे विराम चिन्ह अलग लगेगा, और रोको मत जाने दो पे विराम चिन्ह अलग लगेगा, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग करते हैं वो इसी आधार पे करते हैं कि सेंटेंस में व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो विराम चिन्ह आवश्यक होते हैं। श्री कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, ठीक है। तो श्री जो कांता प्रसाद गुरु हैं वो विराम चिन्हों को क्या मानते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उससे ली गई है, ठीक है, ये विराम चिन्ह। वे विराम चिन्ह को छोड़ से सभी विराम चिन्ह, ठीक है, वे जो पूर्ण विराम को छोड़ते हैं उसको से सभी जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी से संबंधित जो अगर वो क्या मानते हैं कि जो पूर्ण विराम को छोड़ के क्या है, सभी जो विराम चिन्ह है ना वो अंग्रेजी से लिए गए हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। कांता प्रसाद गुरु हैं। तो देख लेते हैं विराम चिन्हों के भेद क्या क्या है। तो श्री कांता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए थे। तो 20 विराम चिन्ह बताए कांता प्रसाद गुरु ने, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको। अल्प विराम चिन्ह याद रहे, अल्प विराम इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं, ठीक है। अर्धविराम, अर्धविराम अगर आपको पूर्ण विराम पता हो, यानी एक डंडा है, ठीक है, पूर्ण विराम में, और अर्धविराम में क्या है, आधा है, यानी बीच में गैप है, तो कॉमा लगाते हुए ऊपर बिंदा रहेगा तो अर्धविराम हो जाएगा। अल्प विराम में सिंपल कॉमा है, और अर्धविराम में हो जाएगा कॉमा और ऊपर बिंदा। पूर्ण विराम में सीधी सी लाइन है। प्रसन्नवाचक में तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। आश्चर्यजनक में आश्चर्यजनक और विस्मयादिबोधक जो विस्मयादि जो चिन्ह होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। यानी वहाँ पे क्या होता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, ठीक है। निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह को डैश कहते हैं, ठीक है, डैश, और संयोजी चिन्ह भी कहते हैं, और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। जब हमें कोई जैसे संयोजन करना होगा, यानी माता पिता, अंदर बाहर, इसमें क्या लगता है, संयोजक चिन्ह लगते हैं ना हमारे। जब दो विपरीत चीजें दिखानी हमने, तो उसमें क्या लगाते हैं, संयोजक चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक, कोष्टक तो पता ही होगा, ये 3 प्रकार के हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह क्या होता है, अवतरण और उद्धरण चिन्ह एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी क्या पे किसी की बात, किसी जो हमें सेंटेंस में किसी शब्दों को या किसी छोटे से वाक्य को हमने क्या करना है, उस पर जोर देना है, तो तब हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उपविराम या अपूर्ण विराम, तो उपविराम या अपूर्ण विराम क्या होता है, हमारे 2 बिंदु होते हैं, ठीक है। तो इसे श्री गुरु विसर्ग के समक्ष बता कर मान्यता देने की बात करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि इसे विसर्ग के समक्ष बताया जाता है, ठीक है, इसको अपूर्ण विराम को। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह यानी हमारे कहीं अगर सेंटेंस में हमें किसी चीज़ का विवरण देना है तो तब यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको विवरण चिन्ह। कहानियों में ज़्यादा यूज होता है इसका। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होते हैं, यानी अगर किसी की बात को सेम दोहराना, ठीक है। जैसे क्या होता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ये किसी की कही हुई बात है, तो उसको हम अगर सीधे सीधे वैसे बिना किसी उसमें छेड़छाड़ के सेम वैसे ही प्रकट करेंगे तो उसमें क्या यूज होगा, पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। यानी पुनः दोबारा युक्ति करना, दोबारा से उनकी बात कही हुई सेम टू सेम बताना, इसे कहेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसे लगता है ये, जैसे हम कभी कभी डॉक्टर पुनः लिख के डॉक्टर डा करके उसके नीचे क्या लगा देते हैं, जीरो करके घुमा देते हैं ना, तो होता है लाघव चिन्ह, ठीक है।
और ये किस पे लगता है, उपाधियों पे लगता है, ठीक है, ज़्यादातर लाघव चिन्ह। लोभ चिन्ह, लोभ चिन्ह जैसे कहीं सेंटेंस है, राम डॉट 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 जाता है, यानी लोभ हो गया है, यानी बीच में क्या है, हमने सेंटेंस को फिल करना है, यानी राम घर जाता है, राम कहाँ जाता है, इस टाइप से जहाँ पे क्या होगा सेंटेंस में हमें किसी चीज़ का लोभ हो रहा है तो वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है इसको। पाँच चिन्ह, पाँच चिन्ह ये हो जाएगा डैश। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो जाएगा हमारा इस प्रकार का, जैसे हम ये इसका यूज करते हैं जैसे किसी चीज़ को आह्वान करने में, ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे हे प्रभु ऐसे करके, जैसे ओम ऐसे यूज होगा, ठीक है, राम ऐसे करके। इसमें क्या होता है, नाटक नाटक आदियों में क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाँच बिंदु, तो पाँच बिंदु हो जाएगा भाग की तरह, ठीक है। अगला देखते हैं हंसपद, हंसपद जहाँ पे मैं जो जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि जिसको मैं समझा सकता हूँ और जिसको आपको समझ में पिक कर पाएँ आसानी से, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि डेली यूज में जो हमारे, जैसे हम कोई कहानियाँ पढ़ते हैं या कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा यूज होते हैं, वो शब्द बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। तो देख लेते हैं इसको, हंसपद, हंसपद का यूज होता है जैसे जहाँ पे हम हमारे सेंटेंस में कोई शब्द छूट गया हो तो वहाँ पे हम एरो करके क्या कर देते हैं, नीचे उसको लिख लेते हैं ना, ताकि हम उस सेंटेंस के साथ आगे पढ़ सकें। जैसे राम स्कूल आया था, अगर हम बीच में कुछ छूट गया हमारा, जैसे राम घर से स्कूल आया था, तो हमारा अगर घर से हमारा छूट गया बाद में, तो हम वहाँ पे हंसपद लगा के नीचे घर से लिखेंगे तो सेंटेंस यूँ पढ़ा जाएगी कि राम स्कूल घर से आया था ऐसे करके, ठीक है, यानी राम स्कूल आया था ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हंसपद लग गया तो उसका मतलब ये है कि सेंटेंस में वो भी इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं टीका सूचक, टीका सूचक होता है हमारा, जैसे हम कोई सपोज कोई निबंध लिख रहे हैं तो निबंध की जब हमारा समाप्ति हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, टीका सूचक लगाते हैं, ठीक है। कहीं पे हम क्रॉस करते हैं, कहीं पे स्टार लगा लेते हैं, तो उसे कहते हैं टीका सूचक, ठीक है। आगे देख लेते हैं 19वां है तुल्यता सूचक, जहाँ पे तुल्यता यानी जहाँ पे तुलना की जाती है दो चीज़ों की, ठीक है, यानी हमारे अगर किसी चीज़ की तुलना की जाएगी, रमेश राम से सुंदर है, और उसी के बराबर हम लिखेंगे राम रमेश से सुंदर है, तो दोनों की आपस में अगर तुलना की जाए तो क्या कहाँ पे लगेगा, वहाँ पे तुल्यता सूचक लगेगा, ठीक है। 1 किलो सेब आधे किलो अंगूर के बराबर पैसों में आ गए, तो इसमें क्या लगेगा, बराबर में लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, बराबर वैल्यू है, ठीक है दोनों की। आगे देखते हैं समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक कहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारा जो जैसे कोई स्टोरी है उसकी जो समाप्ति हो रही है, यानी जहाँ पे अगर हमारी स्टोरी पूरी खत्म हो गई हमारी, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट 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 या 0 0 0 करके 4 5 बना के क्या करते हैं, समाप्ति दे देते हैं ना हमारे, क्योंकि उसको क्या करें, जो हमारे लिखा हुआ है उसको क्या दे रहे, सुंदरता बढ़ाए, ठीक है उसकी। अनुप्रेक्षा देख लेते हैं, तो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वही है, ठीक है, ये आगे का सब, इसको आप सोच लीजिए एमसीक्यू टाइप का है। तो विराम का अर्थ है, तो विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है, ठीक है। श्री कांता प्रसाद गुरु ने के अनुसार जो विराम चिन्हों की जो संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी, तो पहले बता चुका हूँ, 20 बताई थी विराम जो चिन्हों की संख्या। अल्प विराम का चिन्ह है, तो जो अल्प विराम का चिन्ह क्या है, तो कॉमा है अल्प विराम का चिन्ह। अर्ध विराम का चिन्ह बता चुका हूँ, कॉमा और ऊपर बिंदा। हंसपद किस लिखा है, तो हंसपद किस विराम का, जो हंसपद है वो किस विराम का एक और नाम है, तो जो हंसपद है उसको त्रुटि विराम कहते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है कभी भी, तो हम क्या लगाते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह लगाते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो जो राम कहाँ जा रहा है, यानी क्या पूछ रहा है सामने वाला, राम कहाँ जा रहा है, यानी सवाल पूछा जा रहा है, इस पर क्या होगा, विराम चिन्ह कौन सा लगेगा, तो हम सवाल पूछें तो कौन सा लगेगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो जब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, ठीक है, एक वीडियो के सवाल में, वीडियो के जो पेपर में सवाल बनाया है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है अंत में, मध्य में, अंत और मध्य दोनों में ऐसे करके, तो जो उसका सही आंसर था वो था क्या, वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह है, तो जो उपविराम है 2 बिंदु है, ठीक है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो जो सर्वाधिक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो होते हैं कॉमे का, ठीक है, यानी कॉमे का वाक्य के बीच में, किनारे ऐसे होता है, वाक्य के अंत में नहीं होगा, ठीक है, कॉमे का यूज, वहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा वाक्य के अंत में कभी भी। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है बता चुका हूँ मैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मैंने आपको सेंटेंस बताया था। ये सेंटेंस में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ज्यों की त्यों किसी की कही हुई बात को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ना, यानी जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे, ठीक है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी मैंने बताया था जब डॉक्टर में हम सीधे सीधे डॉ करके क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा वो हमारे संक्षिप्त रूप को दिखा रहा है, ठीक है, उसके डॉक्टर के छोटे से रूप को, यानी पूरा डॉक्टर ना लिख के उसके छोटे से रूप को दिखा रहा है, यानी पढ़ने वाला उसे वही पढ़ेगा, ठीक है, डॉक्टर ही। अगले देखते हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। तो जो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए किया जाता है, ठीक है। रातें निशा में रिक्त स्थान का उचित चिन्ह प्रयोग कीजिए। तो जो रातें जो निशा में सॉरी रातें और दिशा में जो रिक्त स्थान है उसका उचित प्रयोग करना है। तो क्या है इसमें बराबर। अब देखते हैं लोप निर्देश डॉट 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 का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लोप निर्देश का प्रयोग क्या किया जाता है, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो लोप निर्देश लगेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं वर्णमाला चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। तो जो अभी मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी उसके जो क्या है अभी सवाल हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है वो कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन और अंत्येष्टि व्यंजन में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। जो अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं हमारे य और लव होते हैं, और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं जिनको बोलने में हमारे ज़्यादा ऊष्मा लगती है, ठीक है। यानी स और ह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप ये एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड स्लो हो रही है तो तेज देख लीजिएगा, अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो स्लो देख लीजिएगा। पहला देखते हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों कहते हैं। तो हिंदी के ऐसे उच्चारण ऐसे हमारे वर्ण जिनका प्रयोग करते टाइम पे हम क्या करते हैं, केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे अघोष हो जाएंगे। और अघोष में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अघोष कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, मैं मेरा सवाल इस प्रकार का है कि जो हमारे वर्ग होते हैं उनमें से अघोष पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दूसरा चौथा कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो यर और लव व्यंजनों को कहते हैं। तो यर और लव व्यंजन कौन से होते हैं बता चुका हूँ वो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसमें व्यंजन कौन से होंगे स ह। ये बार बार रिपीट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपको यहीं पे याद हो जाए इसी चैप्टर में, ठीक है। बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे देखते हैं निम्नलिखित में ओष्ठ व्यंजन है ओष्ठ ध्वनिया ओष्ठ जो ध्वनिया होंगी हमारी वो हो जाएंगी फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं वोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो इसको जो हिंदी में कहेंगे हम क्या कहेंगे स्वर, ठीक है, वोवेल्स। अगला देखते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में जो अ आता है उसे अकारांत कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या है ये व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। तो जो वर्ण घोष है इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी दो, ठीक है। सघोष और अघोष वही टाइप वही वाला चैप्टर है। जब हमारा वहाँ पे सघोष ना लिखा हो तो घोष लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं वो जाएगा हमारा वर्ण या अक्षर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यानी शब्दों के जो व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जो कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारी वो हो जाएंगी क ख ग घ, यानी कंठ का यूज होगा, ठीक है। कंठ तालु मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ ऐसे पढ़ा चुका हूँ मैं। कंठ में पहला वर्ग, तालु में दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा ऐसे होगा। और क च ट त प कंठ तालु मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं, ठीक है। तो मूर्धन्य का मतलब क्या होता है जो मध्य में होगा करके मैं बताया था, जैसे कि स्वर में बताया था मैंने री। तो रिपीट इसलिए किया जा रहा है आपको याद हो, ठीक है। तो जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं व्यंजन है वो हो जाए हमारे डॉढ़। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो जो अल्पप्राण वर्ण हैं हमारे वो हो जाएंगे अल्पप्राण और महाप्राण वाला टॉपिक है, ठीक है। अल्पप्राण जो हमारे कौन से होते हैं 1 3 5, और महाप्राण कौन से होते हैं 2 और 4। तो इसमें कौन सा है हमारा अल्पप्राण पूछा जा रहा है। तो अल्पप्राण कौन से होंगे हमारे 1 और 3 बोला मैंने, 1 3 और 5 बोला, यानी क और ग हमारा 3 में आता है, ठीक है। क उसके बाद ग और फिर ङ, ये क्या हमारे अल्पप्राण हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जो हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं। नॉर्मल से लिखा है सबका, देखिए पहले उ लिखा है, ए ओ लिखा है और श लिखा है, ये क्या हमारी पुरानी है ना। और जो विदेशी हैं ख और फ, ये सॉरी ख और ग ये क्या है विदेशी हैं, क्योंकि इनके नीचे क्या लिखा है लगा है बिंदा लगा है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। वो क्या है नवीन विकसित है, ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक। हमारी जो नॉर्मल व्याकरण है हमारा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। तो कौन सा हमारा घोष वर्ण है, ये हमारा मौ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, और आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है सवाल का जवाब देने के लिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से
एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है उसको देखना है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊ, क्योंकि ये क्या हमारा स्वर है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो कौन सी हमारी ध्वनि ओष्ठ नहीं होगी, वो होगी हमारी तो। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो मूलतः वर्णों की संख्या यानी वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे इसमें, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 52। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, वहाँ। अगला देखते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हमारे जो ए ऐ वर्ण कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे ध्वनि की मापक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो ध्वनि की जो मापक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है वो दिया गया है श्री को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री को। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन किसके हैं वो बताना है। तो जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अगला देखते हैं, यानी दो व्यंजन क्या है, एक आधा है एक पूरा है। तो दो लगातार आ रखे ना, उसे द्वित्व व्यंजन कहेंगे, ठीक है। उत्साह में भी एक आधा है एक पूरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्साह यानी अगर उ तो ता होता है यहाँ पे, यानी सेम होता तब हो जाएगा हमारा क्या, द्वित होंगे, ठीक है। यानी दो व्यंजन हमारे लगातार आए हो और पहला आधा हो। सौ ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो बता चुका हूँ, सौ ह कौन से व्यंजन होंगे और योर और लव कौन से व्यंजन होंगे। अगला देखते हैं, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो हमारी जो छ ध्वनि है वो हमारे किस स्वर के अंतर्गत आती है। संयुक्त व्यंजन जब आपको पढ़ाए थे संयुक्त वर्ण, वो उसमें क्या क्या थे, श, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो क का वर्ण, क और श होते हैं हमारे, क के बाद आता है, ठीक है। क और श मिलकर हमारे श बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों से के संयोग से बनाया है। तो हमारा ये क्या है, संयुक्त वर्ण है ना। तो हमारा जो ज्ञ बनाया था वो किससे बनाता है, ज और य से बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और ज में जब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ज पूरा है, और ऑप्शन नंबर बी में ज आधा है। तो हमारा जो सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो जो अघोष वर्ण है वो हो जाएगा हमारा श, ऑप्शन नंबर डी। सघोष और अघोष बता चुका हूँ मैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो घ का उच्चारण स्थान होगा वो बता चुका हूँ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत। तो कंठ में क्या होंगे, क ख ग घ ङ। तालव्य में क्या होगा, कंठ तालव्य। तालव्य में क्या होगा, च छ ज ज ण, ऐसे करके, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो जो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ज्ञ। और ज्ञ किससे बना होता है, ज और य से, ठीक है। ज कौन सा होगा, आधा वाला होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ट। कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा आपने, ब और फ जैसा लग रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, छ वर्ण किसके संयोग किसके योग से बनता है। तो जो छ वर्ण बनता है हमारा वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, क और श। और याद रहे, जो भी हमारे जो संयुक्त व्यंजन है उसका जो पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है वो हो जाएगी 11, बता चुका हूँ। और कुल वर्ण कितने हैं, 52। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं हो जाएगा, जौ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा टॉ वर्ग का नहीं है। तो टॉ वर्ग का कौन कौन से हैं हमारे, क च टॉ, यानी तीसरे वर्ग की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो टॉ वर्ग का कौन सा नहीं है, टॉ ठ ड ढ तो होगा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो गया, क वर्ग का हो गया, ठीक है, पहले वर्ग का। घ हमारा क्या है, टॉ वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी हिंदी वर्णमाला में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 33। और स्वर कितने हैं, 11। टोटल कितने हैं, 52, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य व्यंजन है। तो पश्य व्यंजन हमारा कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। खड़ी पाई वाले, तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, बनाना चाहिए। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो जो विसर्ग से बना शब्द है वो कौन सा है उसको बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हनी स्पर। ये क्या हमारा विसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। विसर्ग किसके अंदर, नी और सौ के बीच में क्या लगा, विसर्ग लगा है ना, सीधे पता चल रहा है कि वो विसर्ग से बना हुआ शब्द है। इनमें कौन सा वर्ण स्वर है। तो कौन सा वर्ण स्वर है उसको देखना है। तो स्वर कौन सा है,
अ आ इ ऊ ये सब स्वर है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा स्वर है। निम्नलिखित में से अंत्येष्टि व्यंजन कौन सा है? तो अंत्येष्टि व्यंजन कौन सा हो जाएगा? अंत्येष्टि और ऊष्म बता चुका हूँ। योर और लोह वाले क्या होंगे? अंत्येष्टि होंगे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाएगा? कंठ्य ओष्ठ, ठीक है। ओ ओष्ठ कंठ्य यानी कंठ्य ओष्ठ। आगे देखते हैं, च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का उच्चारण बता चुका हूँ मैं। क का हो जाएगा कंठ्य का हो जाएगा पहले वाले वर्ग, दूसरे वर्ग जो च वर्ग का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी तालु, ऑप्शन नंबर ए। क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इंपॉर्टेंट है। जो भी ये ध्वनियाँ होंगी ना अरबी फारसी होंगी, ठीक है। यानी जो भी अगर क ख ग कुछ भी लिखा हो यहाँ पे और नीचे क्या हो? बिंदा लगा हो, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से कि 44 क्या नीचे बिंदा लगा है ना, तो वो ध्वनियाँ क्या होंगी? अरबी और फारसी होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और ये विदेशी ध्वनियों में इंक्लूड होंगी। तालव्य व्यंजन है, तो हमारा तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? कंठ के बाद आता है कंठ, तालु। तो हमारा कौन सा दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा? हमारा तालव्य हो जाएगा, ठीक है। यानी च छ ज झ। अगला देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो गया तो हो जाएगा, ठीक है। तो थ द ध ऐसे करके आया ना, तो पहले में आता है, ये क्या है? घोष नहीं है। घोष वहाँ पे सघोष की बात कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पे घोष ना लिख के अघोष लिखा होगा, अघोष अलग है और सघोष और घोष एक ही है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कौन सा है शब्द जिसमें री स्वर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आज में री स्वर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो जो हमारे अनुस्वर कहा जाता है वो कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।